गर्मी में खुले खेत में 4 मंजिला झूले में गरीब परिवार। दोपहर की तेज धूप में गर्भवती सेजल अपने पति राघव और देवर देवरानी के साथ अपने खेतों में खड़ी होती है। खेत के बीचों बीच 2 बड़े आम के पेड़ होते हैं जहां अनाज के गटरे रखे होते हैं, जिन्हें राघव, नीरज और शिवानी माथे पर रखकर सभी अपने गोदाम की तरफ निकलते हैं। बहुत तेज धूप है। ऐसा लग रहा है कि सूरज आग बरसा रहा है। अभी तो सिर्फ 18 बंडल ही हम लेकर आए हैं। अभी तो 22 अनाज के बंडल और बाकी हैं। आज के लिए इतना काफी है, बाकी के कटरे हम कल लेकर आएंगे। दीदी, बढ़ती गर्मी से गर्भवती हालत में आपको तो बहुत परेशानी होती होगी ना। बढ़ती गर्मी की वजह से तकलीफ तो हो ही रही है, पर मुझसे ज्यादा तकलीफ तो दादा ससुर और दादी सासू माँ को होती है। आए दिन गर्मी की वजह से उनका बीपी लो हो जाता है, कभी कभी तो उन्हें चक्कर भी आ जाते हैं। इसी तरह दोनों जोड़े आपस में बात करते हुए अपने छोटे से घर के बगल में बने गोदाम में आते हैं और अनाज के गटरे रखकर अपने छोटे से घर में आते हैं, जहाँ एक कोने में चूल्हा होता है। चारपाई पर सूर्यलाल और प्रभावती बैठे होते हैं, बाकी पूरा परिवार जमीन पर बैठा होता है। आ गई मम्मी आप, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। मम्मी, बहुत गर्मी लग रही है, पूरा शरीर चिपचिपा हो रहा है। गर्मी तो बहुत ज्यादा है, हम चारों मिलकर भी पूरे दिन में अपना काम खत्म नहीं कर पाए। कोई बात नहीं बच्चों, इतनी तेज धूप में तुम लोगों ने जितना काम किया वही बहुत है। बहू, अब सभी को भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। मैं बना देती हूँ अभी, मैं तो सिर्फ साथ में चल रही थी, इन लोगों ने अनाज उठाने ही नहीं दिया। इतना कहकर सेजल चूल्हे के पास आती है और चूल्हा जलाती है। चूल्हे के धुएं और आंच से पूरा घर तपने लगता है। वहीं सेजल को चक्कर आने लगते हैं। अरे, ये चूल्हा और मसाले का डिब्बा मुझे धुधु क्यों दिखाई दे रही है। अरे छोटी बहू, अपनी जेठानी को संभाल, कहीं चक्कर खाकर चूल्हे में न गिर जाए। शिवानी तुरंत सेजल को पकड़कर दीवार के सहारे बिठाती है और प्रीति हाथ पंखे से सेजल को हवा करने लगती है। अरे बहू, तुम खाना बनाने मत बैठा करो। इतनी तेज गर्मी और चूल्हे की आंच तुम्हारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शिवानी, तुम खाना बनाओ। शिवानी पसीने से तरबतर चूल्हे पर सभी के लिए खाना बनाती है और सभी को खाना परोसती है। पूरा परिवार पसीना बहाते हुए खाना खाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सूर्यलाल और रामलाल घर में पानी लेकर आ रहे होते हैं। अरे गर्मी तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अरे हाँ, मुझे ही देख, पसीने से भर गया हूँ। रामलाल और सूर्यलाल अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। तभी सूर्यलाल के हाथ से घड़ा जमीन पर गिरता है और पानी तुरंत सूख जाता है। अरे ये कैसी भीषण गर्मी पड़ रही है हमारे गांव में, पानी जमीन पर पड़ते ही सूख गया। अरे भैया, ये तो कुछ भी नहीं है। इस बार गांव में इतनी गर्मी पड़ी है कि हम गरीब किसान सही से अपने खेत की सिंचाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से एक दिन में मेरी सारी फसल सूख गई। गांव में बढ़ती गर्मी को देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा धनंजय सबकी बातें सुन रहा होता है। गांव का कोई भी किसान जिसके खेत में मुझसे ज्यादा फसल होगी हो या मुझसे ज्यादा पैसे कमाता हो, उसकी फसल गर्मी में सूख जाएगी, बरसात में बह जाएगी और ठंड में सड़ जाएगी। हरिया भैया, जो हुआ सो हुआ, आप नई सिरे से खेती कीजिए। वैसे रामलाल जी, इस बार आपके खेतों में तो काफी फसल लहरा रही है। अरे भाई, दोनों बहुओं की मेहनत है। अपने पतियों के साथ मिलकर दिन रात मेहनत की है, तब जाकर कई सालों बाद ढेर गुना फसल हुई है। अरे भाई, तभी भाई फसल कब बेच रहे हो? तुम्हें तो गर्मियों में मुनाफा हो गया। अभी तो फसल की कटाई हुई है, अभी तो 1 महीने फसल गोदाम में ही रहेगी, उसके बाद ही बिकेगी। अच्छा, तो इनकी फसल इस बार अच्छी हुई है? कोई बात नहीं, इनका भी हिसाब किताब बैठा दूंगा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अपनी चारपाई पर बैठी प्रभावती उठकर खड़ी होती हैं और थोड़ी आगे बढ़ती हैं और अचानक बेहोश होकर गिर जाती हैं। सभी प्रभावती को उठाकर बिस्तर पर लिटाते हैं। अरे माँ, तुम्हें क्या जरूरत थी चारपाई से उठने की? मैं तो पानी पीने के लिए उठी थी, जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाए अचानक चक्कर खाकर गिर गई। गर्मी ही इतनी बढ़ रही है कि न बड़ी भाभी सहन कर पा रही है और न ही दादा दादी जी। एक जमाना था जब भट्टी की तपती गर्मी भी शरीर झेल लेता था। आज उम्र हो गई है तो घर में बैठे बैठे चक्कर आने लगे हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रात धनंजय अपने आदमी के साथ बड़े पिंजरे में ढेर सारे चूहे लेकर गरीब परिवार के अनाज के गोदाम के पास आता है। मालिक, क्या करना है इन चूहों का? वो सामने गोदाम देख रहा है, उन सभी चूहों को गोदाम में छोड़ दे। रात के अंधेरे में धनंजय अपने आदमी से गरीब परिवार के अनाज के गोदाम में चूहे छुड़वा देता है। सभी चूहे तेजी से अनाज खराब करने लगते हैं। ऐसी सुबह होती है। प्रीति, गोदाम से 1 कटोरी अनाज लेते आओ, घर में अनाज खत्म हो गया है। प्रीति कटोरी लेकर अपने गोदाम में आती है, जहाँ ढेर सारे चूहे पूरे गोदाम में दौड़ रहे होते हैं। हे भगवान, ये सारे चूहे अनाज खराब कर देंगे, अभी घर वालों को बताना पड़ेगा। प्रीति भागते हुए घर में जाती है।
क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों है? हमारे अनाज के गोदाम में ढेर सारे चूहे दौड़ रहे हैं। पूरा परिवार घबराकर अपने गोदाम में आता है। इतने सारे चूहे हमारे गोदाम में कहाँ से आ गए? हमारे गोदाम में तो एक भी चूहा नहीं था। अरे इतनी मुश्किल से फसल उगाई, ये चूहे 2-3 दिन में खराब कर देंगे। अब हम क्या करें? अरे चूहों को कैसे भगाएं? इतने सारे चूहों को जहर देकर मार भी नहीं सकते। सभी अनाज जहर की वजह से खराब हो जाएंगे और कुछ में तो मरे हुए चूहों के कीड़े ही लग जाएंगे। अरे आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? ये तो छोटी सी समस्या है, अभी ठीक हो जाएगी। इतना कहकर सेजल अपने घर के पीछे खेल रही एक बिल्ली को लेकर गोदाम में आती है। बिल्ली उन चूहों को देखकर उनके पीछे भागती है, जिससे सारे चूहे गोदाम छोड़कर भाग जाते हैं। अरे शाबाश बहू, तूने तो इतनी बड़ी परेशानी चुटकियों में खत्म कर दी। राघव, नीरज, तुम आज ही चूहेदानी और चूहों को भगाने वाली दवाई हमारे गोदाम के चारों तरफ डाल दो, ताकि चूहे गोदाम के अंदर आए ही ना। राघव और नीरज गोदाम के चारों तरफ चूहे भगाने वाली दवाई छिड़क देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये खबर धनंजय को पता चलती है, जो अपने बड़े से आलीशान घर में अपनी पत्नी के साथ बैठा होता है। मीनाक्षी, इन गरीब परिवार की बहुएं तो बड़ी तेज निकली, एक झटके में ही चूहों को भगा दिया। रात भर में तो चूहे इनकी आधी फसल भी खराब नहीं कर पाए होंगे। अब तो वो फसल बेचकर काफी मुनाफा कमाएंगे। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शिवानी खाना बनाने चूल्हे के सामने बैठी होती है। क्या हुआ भाभी, आप कब से चूल्हे को देखते ही जा रही हो? मैं सोच रही हूँ क्यों ना चूल्हा हम घर के बाहर लेकर जाएं और जलाएं। घर में चूल्हा जलते ही पूरा घर भट्टी की तरह तपने लगता है, कहीं फिर दादी सासू माँ को चक्कर न आने लगी। भाभी आप बाहर तो जाकर चूल्हा जला लेंगी, पर बाहर बहुत तेज धूप है। कोई बात नहीं, पर मैं चूल्हा घर के बाहर ही जलाऊंगी और बाहर ही खाना बनाऊंगी। इतना कहकर शिवानी मिट्टी का चूल्हा उठाती है और घर के बाहर आकर चूल्हा रखकर खाना बनाने का सारा सामान लाती है। शिवानी चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू करती है। हे भगवान, तो क्या चाहता है हम सब जलकर मर जाएं? इतनी तेज धूप तो सालों में कभी भी नहीं हुई हमारे गाँव में। तेज धूप और चूल्हे की आग से शिवानी पसीने से भीग जाती है। आटा गूंथते हुए शिवानी के चेहरे से टपकता पसीना उसके पाँव पर गिरता है और उसकी साड़ी पसीने से शरीर में चिपक जाती है। तभी कुछ औरतें वहाँ आती हैं। अरे बहू, तेरा चेहरा तो पसीने से ऐसे भीगा है जैसे तूने पानी से मुंह धोया हो। अरे बहू, तू कितनी देर से धूप में बैठी है, तेरे चेहरे पर काली काली छाया हो गई है। क्या करूं चाची, गर्मी ही इतनी पड़ रही है। छोटे से घर में चूल्हा जलाते ही पूरा घर भट्टी बन जाता है, इसलिए बाहर चूल्हा जलाकर खाना बना रही हूँ। भाई, हम गरीब गांव वालों की तो यही जिंदगी है। गर्मी में गर्मी से परेशान, ठंड में ठंड से परेशान और बारिश में बाढ़ से परेशान। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। शिवानी रोज तेज धूप में अपने परिवार के लिए खाना बनाती है। धीरे धीरे शिवानी के चेहरे पर काली झाइयां होने लगती हैं। एक दिन शिवानी खाना बनाकर घर में लेकर आती है। बहू, आज तो घर के बाहर खाना नहीं बनाएगी। क्यों माँ जी, घर के बाहर खाना क्यों नहीं बनाऊंगी आज? मैं बताती हूँ भाभी। प्रीति एक आईना लाती है और शिवानी को उसका चेहरा दिखाती है। मैं इतनी काली कैसी हो गई? इतनी तो काली नहीं थी मैं। भाभी, जब भी आप तेज धूप में खाना बनाती हो, आपका चेहरा और हाथ चूल्हे की आंच और धूप से झुलस जाते हैं, इसीलिए ऐसी काली छाया पड़ गई है आप पर। शिवानी खुद की काली छवि को देखकर सोच में पड़ जाती है। तभी घमौरियों से भरे मयंक और अक्षरा घर में आते हैं। मम्मी, मम्मी देखो ना, गर्दन में बहुत खुजली हो रही है। माँ, मुझे भी गर्दन और पेट में बहुत खुजली हो रही है। हे भगवान, आज तक हमारे बच्चों को कभी घमौरियाँ नहीं हुई और इस बार इतनी सारी घमौरियाँ हो गई। भाई, सच में गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। इस गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, वरना आए दिन ऐसे ही कुछ न कुछ होता रहेगा। क्यों ना हम एक कूलर खरीद लें और कूलर चलाने के लिए सोलर पैनल लगवा लेंगे। बिजली भी नहीं लगेगी और हमें इस गर्मी में छुटकारा भी मिल जाएगा। तो ठीक कह रही है बेटी, गर्मी से अगर बचना है तो कूलर ही लाना पड़ेगा। तब कल ही तेरे भैया शहर जाकर एक अच्छा सा कूलर लेकर आते हैं। ऐसे आज का दिन बीतता है। अगले दिन राघव और नीरज कूलर लेने शहर निकलते हैं और शाम के वक्त दोनों भाई कूलर लेकर घर आते हैं। अब गर्मी से राहत मिलेगी। अब ना ही बड़ी बहू को गर्मी से परेशान होना होगा, ना ही माँ जी को। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन घर में सोलर पैनल लगवाकर कूलर चलाया जाता है, जिसकी ठंडी हवा के सामने पूरा परिवार बैठ जाता है। कितनी ठंडी हवा आ रही है, मुझे तो मजा ही आ गया। अब तो बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। मैं तो सारा दिन कूलर के सामने बैठा रहूंगा। ये कूलर बहुत जरूरी था। आप बाहर से चाहे जितना थके हारे आए हो, घर में तो कम से कम ठंडक मिलेगी, वरना हमारा घर तो भट्टी की तरह तपता है। तब तो अभी भी रहा है, बस कूलर की ठंडी हवा की वजह से पता नहीं चल रहा। ऐसी रात होती है। कूलर में कुएं का ठंडा पानी डालकर पूरा परिवार जमीन पर सोता है। अरे कूलर की ठंडी हवा तो लग रही है, पर हमारे घर की जमीन अभी भी बहुत गर्म है। दिन भर इतनी गर्मी पड़ रही है कि रात में भी जमीन ताप छोड़ रही है। बातें करते हुए पूरा परिवार कूलर के सामने सो जाता है। ऐसे दिन बीतते हैं। पूरा परिवार पूरा दिन कूलर के सामने ही गुजारता है। ऐसे एक दिन सभी कूलर के सामने बैठे होते हैं, तभी सेजल और शिवानी रसोई बनाकर आती हैं।
जब से कूलर आए हैं तब से आप लोगों ने इसे 2 घंटे भी आराम नहीं करने दिया है। मशीन को भी आराम करने की जरूरत होती है, वरना मशीन खराब हो जाती है। अरे अब तो हमें कूलर की आदत पड़ गई है, बिना कूलर के तो और ज्यादा गर्मी लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। गांव भर में पता चल जाता है कि गरीब परिवार के घर कूलर आया है और एक दिन पड़ोस ने कूलर की ठंडी हवा खाने आती है। अच्छा किया आप लोगों ने कूलर ले लिया, कम से कम दोपहर में तो 1-2 घंटे आपके घर में भी हमें भी राहत मिल जाएगी। बहू इसमें थोड़ा पानी डालना और ठंडी हवा देगा। ठीक है, मैं कुएं से पानी लेकर आती हूँ। शिवानी मिट्टी का मटका लेकर धूप में कुएं के पास आती है और पानी निकालकर घर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी शिवानी को अपने नौकर के साथ आई मीनाक्षी मिलती है। अरे शिवानी, मैंने सुना है तुम्हारे घर में कूलर आया है। हाँ, बड़ी दीदी गर्भवती और दादा सास ससुर की भी उम्र हो गई है, उन्हीं के लिए कूलर मंगवाया है। बड़े मुश्किल से कुएं से थोड़ा पानी निकलता है, वही कूलर में डालने को ले जा रही हूँ। अरे रुको, मुझे कूलर के बारे में जानना है। ये मटका मेरे आदमी को दे दो, ये तुम्हारे घर पहुँचा देगा। दीजिए, मैं ये मटका अपने घर पहुंचा देता हूँ। शिवानी धनंजय के आदमी को मटका देकर मीनाक्षी से बात करने लगती है। वहीं धनंजय का आदमी मटका लेकर गरीब परिवार के घर के पास पहुंचता है और पानी में केरोसिन तेल मिलाकर घर में आता है। जी, मैं कूलर में डालने के लिए पानी लेकर आया हूँ। अरे देवरानी कहाँ है? आप पानी लेकर क्यों आए हैं? जी, वो मालकिन से बात कर रही हैं। कूलर कहाँ है? मैं कूलर में पानी डाल देता हूँ, आप तकलीफ मत कीजिए। इतना कहकर धनंजय का आदमी कूलर में केरोसिन मिला हुआ पानी डालकर चला जाता है। वहीं शिवानी भी घर पहुंचती है। पूरा परिवार कूलर के सामने बैठकर खाना खा रहा होता है। मैं बाहर से आई हूँ इसलिए मुझे गर्मी लग रही है, या ये कूलर गर्म हवा दे रहा है? अरे बहू, ये कूलर ही गर्म हवा दे रहा है, पर अभी तो इसमें कुएं का ठंडा पानी डाला गया है। कूलर आवाज करते हुए अचानक से जोर से फटता है और कूलर में आग लग जाती है। जलते कूलर से निकलती चिंगारी से घर के छप्पर भी जलने लगती है। मम्मी, आग लग गई, आग लग गई मम्मी। अरे जल्दी करो, जल्दी घर से निकलो, वरना ये छप्पर हमारे ऊपर ही गिर जाएगा। राघव और नीरज पूरे परिवार को लेकर घर से बाहर निकलते हैं। वहीं गांव के लोग घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे कोई ऐसा आग को बुझाओ, मेरा घर जल रहा है। अरे भाइयों, जल्दी कुएं से पानी लाकर रामलाल जी के घर में लगी आग बुझाओ। पूरा गांव और राघव नीरज अपने जलते हुए घर पर कुआं का पानी फेंकने लगते हैं। वहीं एक पेड़ के पीछे धनंजय अपने आदमी के साथ छुपा होता है। जल्दी एक कपड़ा जलाकर इनके गोदाम की छत पर फेंक दो, इसी आग में गोदाम भी जल जाना चाहिए। धनंजय का आदमी कपड़े का एक टुकड़ा जलाता है और चुपके से अनाज के गोदाम में फेंक देता है। देखते देखते पूरा गोदाम जलने लगता है। अरे हमारे गोदाम में भी आग लग गई। हे भगवान, ये आग पर तो काबू ही नहीं पाया जा रहा है, ये फैलते हुए हमारे गोदाम तक भी पहुंच गई है। पूरा परिवार और गांव वाले थककर चूर हो जाते हैं और आग से घर और गोदाम जलकर राख हो जाते हैं। कुछ भी नहीं बचा, न हमारा घर, न हमारा गोदाम, न हमारा सामान। सब हमारी बेवकूफी है। बहू कह रही थी कूलर ज्यादा मत चलाओ, अगर कूलर गर्म ना हुआ होता तो उसमें आग न लगती। अरे माँ जी, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। राघव, नीरज, छोटी बहू, जल्दी बड़ी बहू को गांव के अस्पताल लेकर जाओ, लगता है बच्चा होने वाला है। सभी मिलकर सेजल को गांव के छोटे से अस्पताल में लेकर आते हैं, जहां सेजल एक लड़की को जन्म देती है। अरे हमारे सर पर छत भी नहीं है बच्ची, नहीं हमारे पास एक फूटी कौड़ी है। ऐसे में इस नवजात बच्चे को इतनी तेज धूप और गर्मी में कहाँ लेकर जाएंगे? हमारे इतने बड़े परिवार को कहीं सहारा नहीं मिल सकता, हमें अपने खेत में ही जाना चाहिए, वहीं सर छुपाने के लिए कुछ इंतजाम करेंगे। पूरा परिवार तेज धूप में अपने खेत में जाता है, जहां राघव और नीरज गांव वालों की मदद से तंबू बांधते हैं और पूरा परिवार पसीने से लथपथ तंबू में बैठ जाता है। ऐसी गंभीर परिस्थिति में मेरी बच्ची ने जन्म लिया है कि मैं इसे धूप से भी नहीं बचा पा रही हूँ। बेचारी को तंबू में भी सूरज की तपिश पूरी लग रही है। हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, हमें बहुत गर्मी लग रही है। मुझे मेरा कूलर चाहिए, मुझे मेरे घर में लेकर चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। बच्चों ऐसी जिद नहीं करती, आ चलो बुआ के साथ, बुआ तुम्हें झूला झुलाएगी। प्रीति मयंक और अक्षरा को लेकर खेत के बीचों बीच लगे दोनों पेड़ों के पास आती है और दोनों पेड़ों पर अपनी चुन्नी बांधकर मयंक और अक्षरा को बिठाकर झुलाने लगती है। बुआ बहुत मजा आ रहा है। बुआ यहाँ तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही, हमारा पसीना भी सूख गया। बच्चे रोना बंद करके हंसने लगते हैं। बच्चों की हंसी की आवाज सुनकर पूरा परिवार बाहर आता है। प्रीति, ये बच्चे अचानक रोते रोते हंसने क्यों लगे? भाभी, मैंने झूला झुला रही हूँ ना इसलिए। और तुम्हें इस तरह झूला झुलाने का आइडिया कहाँ से आया? अरे प्रीति जब छोटी थी तो मैं उसे इस तरह झूला झुलाया करता था। शिवानी कुछ सोच कर कहती है। अच्छा, तो अगर हम भी अपने खेत में झूले पर ही अपना घर बना ले तो हमें भी गर्मी से राहत मिलेगी, जैसे बच्चों को गर्मी से राहत मिलती है। बहू, खेत में झूले पर तू घर बनाएगी कैसे?
माँ जी, मेरे पास एक आइडिया है। हम गर्मी में खुले खेत में 4 मंजिला झूले पर अपना घर बना सकते हैं। बस हमें थोड़ा बहुत जुगाड़ और थोड़ी मेहनत की जरूरत है। पेड़ की छांव में बने हमारे झूले वाले घर में हमें कभी गर्मी नहीं लगेगी। हाँ चाची, आप झूले वाला घर बनाओ, मुझे झूले वाले घर में रहना है। ठीक है शिवानी, तुम बताओ क्या करना है, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग केले के पत्ते लेकर आइए और इस तंबू को चारों तरफ से ढक दीजिए ताकि सभी आराम से तंबू में बैठ सकें। शिवानी और नीरज जंगल से ढेर सारे केले के पत्ते लेकर आते हैं और पूरे तंबू को चारों तरफ से ढक देते हैं और तंबू के अंदर भी केले के पत्ते बिछाकर पूरा परिवार बैठ जाता है। प्रीति, तुम माँ जी, पापा जी और दादी दादा ससुर के साथ बच्चों को लेकर इस तंबू में बैठो। हम बाहर जाकर शिवानी के आइडिया से झूला बनाते हैं। बहुएं और पति सभी को ठंडे तंबू में बच्चों के साथ बिठाकर बाहर तपती धूप में पेड़ की छांव में आते हैं। सबसे पहले हमें बड़े बड़े बांस लगेंगे, जिन्हें फाड़कर आपस में पिरोकर हम गोल लकड़ियों की तरह बड़ी तख्ती बनाएंगे, क्योंकि बांस मजबूत और लचीले होते हैं। फिर हम उन्हें पेड़ से लटक रही मोटी मोटी बेलों में लोहे के तारों के साथ बांध देंगे, जिससे एक मजबूत झूला बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे तुमने बताया, अगर हम वैसा बना लेते हैं तो झूला वाकई काफी मजबूत होगा। सेजल, तुम मिट्टी के बर्तन बनाओ, तब तक हम ये सभी चीजें इकट्ठा करते हैं। सेजल अपने खेत की जमीन से मिट्टी निकालकर एक कोने में मिट्टी के सभी बर्तन बनाने लगती है। वहीं नीरज, शिवानी और राघव जंगल से बड़े बड़े बांस, मोटी मोटी बेलें और लंबे लंबे मजबूत डंडे लेकर खेत में आते हैं और बांसों को पतले पतले टुकड़ों में काटकर आपस में पिरोने लगते हैं, जिससे बड़े थाल की तरह 4 बड़ी तख्तियां तैयार होती हैं। बर्तन तो मैंने बनाकर सूखने के लिए रख दिए हैं, पर तुमने ये 4 बड़े थाल क्यों बनाए हैं? दीदी, हम 4 मंजिला झूला बनाएंगे, इसलिए बस इन्हें मोटी बेलों से अच्छे से बांधकर पेड़ पर बांधना है। सेजल और शिवानी बेलों को आपस में लपेटकर मोटी और लंबी बेलें तैयार करती हैं और बेलों को छोटे झूलों से बड़े झूले तक बांधकर सभी बेलों के दूसरे सिरे को पेड़ की मोटी टहनी में बांध देते हैं। वाह शिवानी, ये तो बहुत अच्छे से बन गया है, पर इसमें एक खतरा है। इतनी ऊंचाई से अगर कोई गिरता है तो उसे काफी चोट लगेगी। हमें यहाँ घेरे भी बनाने होंगे। ठीक है, अब हम चारों तरफ घेरे भी बनाएंगे और लकड़ी की सीढ़ी ये भी बनाएंगे, जिससे झूले की 4थी मंजिल तक भी जा सके। ये काम हम कल कर लेंगे, अभी चलकर सभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। सभी अपने तंबू में आकर लेट जाते हैं। जैसे तैसे रात बीतती है। अगले दिन पूरा परिवार मिलकर जमीन से झूले की 4थी मंजिल तक लकड़ियों की सीढ़ी बनाता है और सभी मंजिलों के किनारों पर घेरे भी बनाता है। अरे बहू, तुमने 4 मंजिला झूला क्यों बनाया है? सबसे ऊपर वाली मंजिल पर हम रसोई बनाएंगे, उसके नीचे वाली मंजिल में हम अपने कपड़े और बाकी का सामान सुखाएंगे और नीचे की 2 मंजिलों में हमारा पूरा परिवार आराम से सोएगा। आप लोगों ने घर तो बना लिया, पर अब हम नहाएंगे कहाँ और कपड़े कहाँ बदलेंगे? हाँ, ये तो हमने सोचा भी नहीं। हमें पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। गांव में तो पानी की व्यवस्था है, पर यहाँ अभी पानी नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। हम नदी से अपने खेत तक एक नाला खोदेंगे, जिससे पानी की धारा हमारे खेत में आएगी और हम खेत में एक कुंड बना लेंगे, जिसमें हमारी पानी की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। फिर उसी कुंड से एक और नाला पूरे खेत की तरफ मोड़ देंगे, जिससे हमारे खेत में भी पानी की कमी नहीं होगी। बहुएं और पति कुदाल और फावड़ा लेकर झूले वाले घर से नीचे उतरते हैं। वहीं पूरा परिवार पेड़ की छांव में झूले पर आराम से लेट जाता है। सेजल और शिवानी खेत में एक बड़ा कुंड बनाती हैं और राघव और नीरज नदी से खेत तक पानी आने का रास्ता बनाने लगते हैं। 2 घंटे की मेहनत के बाद नदी से कुंड तक रास्ता बन जाता है और कुंड पानी से भर जाता है। अब कुंड से पानी लेकर हम अपने बनाए हुए तंबू में आराम से नहा सकते हैं और उसी तंबू में कपड़े भी बदल लेंगे। ऐसे शाम होती है। बड़े बुजुर्ग बच्चों को लेकर पहली मंजिल पर बैठ जाते हैं। बहुएं 4थी मंजिल पर खाना बनाने लगते हैं और दूसरी मंजिल पर राघव और नीरज आराम कर रहे होते हैं। तभी बहुएं चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती हैं। अभी कुछ जलने की बदबू आ रही है ना? हाँ, और चूल्हे से काला धुआं भी उठ रहा है, जबकि मैंने बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी डाली है। सेजल, नीचे वाली लकड़ियां जल रही हैं, जल्दी चूल्हा बुझाओ। सेजल तुरंत लकड़ियों पर पानी डालकर चूल्हा बुझा देती है। बहुआ, ये झूला लकड़ी का बना हुआ है, अगर सीधा इस पर रसोई बनाओगी तो ये लकड़ियां भी जलने लगेंगी, फिर हमारा ये घर भी जल जाएगा। माफ कीजिएगा, मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। हम ऐसा करते हैं कि चूल्हे के नीचे गीली घास की एक मोटी परत बिछा देते हैं और उसके ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, फिर उस पर मैं रसोई बनाऊंगी। इतना कहकर सेजल सीढ़ी लगाकर खेत में उतरती है और थोड़ी मिट्टी और घास लेकर अपनी रसोई में आती है। चूल्हे के नीचे घास बिछाकर ऊपर से मिट्टी डालती है और फिर चूल्हा जलाकर मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती है और पूरा परिवार दूसरी मंजिल पर खाना खाने बैठता है। अरे घर भी बन गया और पेड़ की छांव में ठंडी हवाओं के बीच अब गर्मी भी नहीं लग रही है, पर पैसों की कमी की वजह से सूखे चावल नमक तेल के साथ अच्छे नहीं लग रहे हैं। अरे हमने इस तरह का खाना नहीं खाया, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे चावल के साथ सब्जी चाहिए, मैं नमक तेल से नहीं खाऊंगा। हमारी तो सारी खेती और सारे अनाज जल गए हैं। दोबारा खेती करेंगे तो 6 महीने बाद फसल आएगी, तब तक हमारा परिवार क्या खाकर जिंदा रहेगा। इस बार हमारे खेत में कुंड है, हम सब्जियों की खेती करेंगे। सब्जियां 1 महीने में उग जाती हैं, साथ में हम थोड़े फूल भी उगाएंगे, जिनसे बने माला हम रोज गांव में बेचेंगे, उससे भी हमें पैसे मिलेंगे।
हाँ, हम ऐसा करते हैं, अपने खेत को 4 भागों में बांट देते हैं। एक भाग में तरह तरह की सब्जियां, एक भाग में गेंदे के फूल और एक तरफ अनाज और दाल उगाएंगे। इस तरह हमारे पास अलग अलग पैसों के साधन बन जाएंगे। बच्चों, अभी जो है वो खा लो, कुछ दिनों बाद में तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा। पूरा परिवार साथ में खाना खाता है और चांदनी रात में ठंडी हवाओं के बीच पूरा परिवार खेत में बने झूले पर सो जाता है। ऐसी रात बीतती है और अगले दिन तेज चिलचिलाती धूप में दोनों बहू अपने पति के साथ खेत में खड़ी होती हैं। सेजल, अभी अभी तुमने हमारी बच्ची को जन्म दिया है, तुम इतनी तेज धूप में खेत में काम मत करो। आपने औरत को कमजोर समझा है क्या? जरूरत पड़ने पर हम औरत सब कुछ कर सकती हैं। मैं भी अपने परिवार की मदद करूंगी। दीदी, मुझे फूलों के बारे में नहीं पता है। मैं सोच रही हूँ आप जंगल से बगीचे से फूल लेकर आ जाइए, उन्हें हम बेचकर पैसे ले लेंगे। उन्हीं पैसों से गांव में बाजार से थोड़ा राशन भी लेकर आएंगे और कुछ फूल खेत के कोने में उगने के लिए भी लगा दीजिएगा। तब तक हम तीनों खेत मिलजुल कर जोत लेते हैं। सेजल तपती धूप में जंगल के बगीचे में आती है जहाँ तरह तरह के फूल खिले होते हैं। इनमें से ढेर सारे गेंदे के फूल तोड़ लेती हूँ। कम से कम 30 माला तो बन ही जाएंगी और जो फूल थोड़े सूखे होंगे उनके कण अपने खेतों में बो दूंगी। इतना कहकर सेजल ढेर सारे गेंदे के फूल तोड़ती है और उन्हें लेकर अपने खेत में बने कुंड के पास बैठकर पतली बेलों में पिरोने लगती है। वहीं राघव और नीरज अपने कंधे पर हल रखकर खींच रहे होते हैं और शिवानी पीछे से हल धकेल रही होती है। दम लगा के हई शाह, जोर से खींचो भैया, और जोर से। बस थोड़ी मेहनत और दोपहर तक हम खेत जोत लेंगे। इतना कहकर दोनों भाई पूरी ताकत से हल खींचने लगते हैं और शिवानी भी पूरी ताकत से हल ढकेलने लगती है। वहीं सेजल भी काफी सारे फूलों के माले बनाकर तैयार कर लेती है। बहू, तुम कितनी मेहनत करती हो। मैं कहाँ मेहनत कर रही हूँ, मैं तो यहाँ बैठकर फूलमाला बना रही हूँ। मेहनत तो शिवानी और दोनों भाई कर रहे हैं, इतनी तेज धूप में हल खींचकर। खैर, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दोबारा से अपनी गृहस्थी जो चालू करनी है, मैं ये फूलमाला गाँव में बेच कर आती हूँ। रुकिए भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। सेजल बांस की बनी एक टोकरी में सारे फूल माला भरकर अपने माथे पर उठा लेती है। वहीं प्रीति सेजल की नवजात बच्ची को अपनी गोद में लिए गांव के बाजार में आती है जहां तेज धूप में जमीन पर बैठकर सेजल फूल माला बेचने लगती है। अरे बाबा, तुम फूल माला बेच रही हो? अरे माफ करना, मेरी खुद की फसल खराब हो गई थी जिसकी वजह से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। वो मुझे भी माफ करना, हम गांव वालों की मजबूरी है कि अपने पड़ोसियों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, पर तुमसे फूल माला जरूर खरीदेंगे। धीरे धीरे गांव के काफी लोग सेजल से फूल माला खरीदने लगते हैं। वहीं दूर खड़ा धनंजय ये सब देख रहा होता है। अरे बर्बाद कर दिया मैंने इन लोगों को। आए थे बड़े मुझसे ज्यादा पैसे कमाने वाले। अगर ये मुझसे ज्यादा पैसे कमाते तो इनकी भलाई करने की आदत से मेरा नुकसान हो जाता। फिर मुझसे कोई पैसे उधार नहीं लेता और ना ही मेरे घर फ्री की नौकरी करता। धीरे धीरे दोपहर होती है। सेजल अपने सारे फूल माला बेचकर राशन की दुकान से थोड़ा राशन लेकर अपने खेत में बने झूले वाले घर में आती है। भाभी, आज खाना मैं बनाती हूँ, आप इस लाडो रानी को संभालिए, इसे भी भूख लगी है। अरे मेरी लाडो रानी, छोटी सी उम्र में तुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। आज अपनी माँ के सीने से लग जा। झूले की चौथी मंजिल पर प्रीति चूल्हा जलाकर पूरे परिवार के लिए खाना बनाने लगती है। वहीं सेजल अपनी नवजात बच्ची को दूध पिला रही होती है। खाना बन गया है, सभी हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाइए। पसीने से लथपथ शिवानी, नीरज और राघव अपने झूले वाले घर के पास आते हैं। अरे बच्चों, अब बस करो, आज के लिए इतनी मेहनत काफी है, अब थोड़ा आराम कर लो। दादाजी, हम तीनों ने मिलकर अपना पूरा खेत जोत लिया है। शिवानी, तुम नहा लो, तब तक हम इंतजार करते हैं। शिवानी मिट्टी के बने मटके में अपने खेत में बने कुंड से पानी लेती है और तंबू में जाकर नहाकर अपने झूले वाले घर में आती है। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी खेत में ठंडी हवा चलने लगती है। ये खेत की ठंडी हवा तो कूलर की ठंडी हवा से भी बहुत अच्छी है। और दादी, इस ठंडी हवा के लिए नहीं पानी डालना पड़ेगा और न ही इस हवा में कभी आग लगेगी। अक्षरा की बात सुनते ही पूरा परिवार हंस पड़ता है। ठंडी हवा और पेड़ की छांव के नीचे पूरा परिवार खाना खाता है और फिर अपने झूले वाले घर में आराम से लेट जाता है। बड़े बुजुर्ग और बच्चे नीचे वाली मंजिल पर लेट जाते हैं और बहुएं अपने पतियों के साथ दूसरी मंजिल पर लेट जाती हैं। ये झूले वाला घर हमारे घर से ज्यादा आरामदायक है। वहाँ तो जमीन भी तपती थी और छत से भी आग बरसती थी। यहाँ चारों तरफ सिर्फ ठंडक है। हमें पता ही नहीं था कि हमारे खेत में हमें इतनी ठंडक भी कभी मिल सकती है। ऐसी आज का दिन बीतता है। अगले दिन सेजल गांव भर में फूल बेचती है। वहीं कुंड में नदी से 4-5 मछलियां आ जाती हैं। अरे ये देखो, हमारे कुंड में मछली भी है। ये तो सोने पर सुहागा हो गया। गांव के लोग ताजी मछलियां खाना पसंद करते हैं। इन मछलियों को भी हम गांव में बेच सकते हैं। ऐसी बात है तो मैं अभी इन मछलियों को गांव में बेच कर आता हूँ। रामलाल मछलियों को एक घड़े में भरकर गांव में बेच देता है और फिर सेजल रामलाल पैसे मिलाकर घर के सभी लोगों के लिए कपड़े खरीद कर लाते हैं। वाह, इतने दिनों से हम नहाकर एक ही कपड़ा पहन रहे थे, अब हम कपड़े भी बदल पाएंगे। पूरा परिवार बारी बारी कुंड से पानी लेकर अपने तंबू में नहाता है और अपने कपड़े बदलता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं।
खेत में थोड़ी सब्जियां और फूल भी उगने लगते हैं। राघव अपने खेत की ताजी सब्जियां, नीरज कुंड में आई मछलियां और सेजल और शिवानी गांव में फूल माला बेचने लगते हैं। इसी तरह एक महीना बीतता है और पूरा परिवार हंसी खुशी अपने खेत में बने झूले वाले घर में रहने लगता है। अरे भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। रामलाल की बहुएं बड़ी समझदार है। पहले खेत में इतना बढ़िया झूले वाला घर बनाया और फिर पैसे कमाने के भी अलग अलग तरीके ढूंढ निकाले। मैं भी उनके लिए बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो ये लोग दोबारा से मजबूत हो रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी देखूंगा कितने मजबूत होते हैं। ऐसी रात होती है। पूरा परिवार चांदनी रात में अपने 4 मंजिला झूलों पर सोया होता है। सूर्यलाल सबसे निचली मंजिल पर बच्चों को कहानी सुना रहा होता है। वहीं रात के अंधेरे में धनंजय अपनी 4 गाय लेकर खेत की लहराती फसलें, सब्जियां और झूले को देख रहा होता है। अगर ये दोबारा खड़े हुए तो गांव के सभी लोग इन्हीं की तरह पैसे कमाने लगेंगे और मेरा गांव का सबसे बड़ा जमींदार बनने का सपना ही रह जाएगा। इतना कहकर धनंजय अपनी 4 गायों को गरीब परिवार के खेत में छोड़ देता है और गाय फसल और सब्जियां खाने लगती हैं। तभी गायों की आवाज से पूरा परिवार जाग जाता है। अरे इन गायों को भगाना पड़ेगा वरना ये सभी फसलें खा जाएंगी। पूरा परिवार झूले से नीचे उतरता है और गायों को खेत से भगा देता है। सुबह होती है। बहुएं मटकों का भूत बनाकर खेत के चारों तरफ लगा देती हैं। भूतों को देखकर कोई जानवर हमारे खेत में नहीं आएगा और न ही कोई कौवा हमारी सब्जियां खराब करेगा। गाय नहीं आएंगी, लकड़बग्घे तो आएंगे। तुम्हें तो मैं इस झूले वाले घर से भगा कर ही रहूंगा। ऐसी रात होती है। धनंजय जंगल से झूले तक मांस के टुकड़े फेंक देता है जिससे लकड़बग्घे खेत में घुस जाते हैं। अरे बच्चों, हमारे खेत में लकड़बग्घे घुस आए हैं, जल्दी जल्दी कुछ करो। अरे ये हमारे बच्चों को खा जाएंगे। ऐसे कैसे मेरे पोते पोतियों को खा जाएंगे? हलवा है क्या? इतना कहकर शारदा अपनी चप्पल उठाकर लकड़बग्घों पर फेंकती है। शारदा को देखकर पूरा परिवार अपनी चप्पल लकड़बग्घों पर फेंकने लगता है। लकड़बग्घे डर कर भाग जाते हैं। बहू, ये तो मैंने तुमसे ही सीखा है। एकता में शक्ति है। जब तक हम एक हैं हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगती है। वहीं धनंजय, इन्हें बर्बाद तो करना ही पड़ेगा। इनकी फसलें बिकनी नहीं चाहिए। अब आप क्या कीजिएगा? इनकी सारी मेहनत बर्बाद कर दूंगा। रात के अंधेरे में धनंजय अपने आदमियों के साथ कुछ केमिकल लेकर खेत में आता है और खेतों में छिड़कने लगता है। तभी मयंक की नींद खुलती है। मम्मी वो देखो। राघव उठिए, उसे पकड़ना पड़ेगा हमें। राघव और नीरज धीरे से झूलों से उतरते हैं और पीछे से धनंजय को पकड़ लेते हैं और धनंजय को पेड़ से बांधकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। अरे भाई धनंजय, सच सच बताओ, तुमने ये क्यों किया? वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे नहीं सरपंच साहब, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिएगा। मैं तो गांव का बड़ा जमींदार बनना चाहता था, इसलिए मैं गांव के गरीब किसानों की फसलें खराब कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए। अरे रामलाल, आपके परिवार की वजह से कई किसानों की मेहनत बच गई और इसे तो जेल जरूर भिजवाऊंगा। धनंजय को जेल हो जाती है और 1 महीने बाद पूरा परिवार अपने खेत में उगी फूल, सब्जियां, दाल और अनाज अच्छे दामों में बाजार में बेचता है। अब तो हमारे पास काफी पैसे हैं। इन पैसों का क्या करेंगे? इन पैसों से हम घर बनाएंगे। नहीं मम्मी, हम हमेशा इसी झूले वाले घर में रहेंगे। बच्चों, गर्मी में तो हम यहाँ रह सकते हैं पर बरसात और ठंड में यहाँ नहीं रह पाएंगे और इस तरह कब तक खुले में रहेंगे? इसलिए हम अपना मजबूत और टिकाऊ घर बनाएंगे और जब मन करेगा तब खेत में बने अपने झूले वाले घर में आकर रहेंगे। पूरा परिवार एक पक्का घर बनाता है और हंसी खुशी अपने घर और खेत में बने झूले वाले घर में रहने लगता है।